नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सवाल दो हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अचानक खुद के नाम के आगे मोदी का परिवार क्यों लिख रहे हैं और पवन सिंह से लेकर उपेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ने से क्यों मना कर रहे हैं? क्या इन दोनों को अपने नाम के आगे मोदी का परिवार नहीं लिखना चाहिए? क्या अभी तक ये बीजेपी में नहीं है? दोनों ने नहीं लिखा है। ये हो क्या रहा है इस देश में और बीजेपी में? बीजेपी कहती है मोदी जी की आंधी चल रही है, उपेंद्र सिंह रावत पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, टिकट मिलने पर भी नाम वापस ले रहे हैं। हम आज के वीडियो में भोजपुरी गायक पवन सिंह पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया। उन्होंने यथोचित तरीके से खुशी भी जाहिर की, लेकिन बाद में कह दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। काफी लेट हुआ है, सबके बारे में काफी जानकारी इकट्ठी करनी है। भारत माता की जय। उनके गानों में स्त्री का जिस तरह से चित्रण किया गया है वह उनके लिए मुसीबत बन गया। मगर पहले हम जिस नेता की बात करने जा रहे हैं उनका भी संबंध कथित रूप से एक ऐसे वीडियो से है जिसने उनका सियासी संगीत खराब कर दिया है। उपेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, यूपी के बाराबंकी से। इन्हें दोबारा टिकट मिल गया था, मगर तभी एक वीडियो सामने आया और वायरल हो गया। उन्होंने निर्दोष साबित होने तक चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। भाजपा की पहली सूची में नाम आने के बाद उपेंद्र सिंह रावत का यह पोस्टर देखिए। वे अपने क्षेत्र की जनता, पार्टी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को पूर्ण करने के लिए पूरे मनोयोग से जुटना है। बस इसमें मनोयोग की स्पेलिंग गलत है, बाकी सब ठीक है। 22 घंटे पहले की यह दूसरी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा पुनः बाराबंकी लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर अवशानेश्वर महादेव मंदिर हैदरगढ़ में पूजा अर्चना की। उम्मीदवारी की घोषणा ने सांसद महोदय को ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव से भर दिया। वे अनेक मंदिरों में आभार प्रकट करने गए और हर जगह की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट कर दी। धनोखर बाराबंकी में श्री हनुमान जी के दिव्य दर्शन प्राप्त करने की सूचना उन्होंने जगत भर को दी। मैं जानता हूं आप तुरंत जान लेना चाहते हैं कि सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से क्यों मना किया। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में क्या करते हुए दिखाए जा रहे हैं इसका चित्रण विवरण मैं नहीं कर सकता, मगर उपेंद्र सिंह रावत का कहना है कि एडिटेड है, संपादित है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किसी और के चेहरे को उनके चेहरे पर लगा दिया गया है। अगर ऐसा हुआ है और उन्हें भरोसा है तो क्या 1-2 दिन में इसका पता नहीं लगाया जा सकता था? केंद्र सरकार के पास पीआईबी फैक्ट चेक है। गलत तथ्यों का पता लगाने के लिए फेक न्यूज लिख दिया जाता है। क्या पीआईबी 1-2 दिन में भी पता नहीं लगा सकती थी कि सांसद उपेंद्र सिंह रावत का यह वीडियो संपादित है या नहीं, इसमें एआई का इस्तेमाल हुआ है या नहीं? अगर पीआईबी नहीं कर सकती थी तो ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर से मदद ली जा सकती थी। जुबैर तो उन वीडियो की भी पोल खोलते हैं जो बीजेपी के खिलाफ फर्जी तरीके से बनाई जाती है। इसके अलावा भारत सरकार का अपना कोई लैब होगा ही जो उनके सांसद के वीडियो की सच्चाई का पता लगा दे। फिर भी यह सब नहीं हुआ। इसका इंतजार किए बगैर सांसद महोदय ने बयान जारी कर दिया कि निर्दोष साबित होने तक वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि एक फर्जी वीडियो उनके खिलाफ जारी हुआ है। प्रमुख राजनीतिक विरोधियों के द्वारा मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये वे लोग हैं जो राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, किनारे हो गए हैं। दोबारा मुझे टिकट मिलना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए ये जो है एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है। और ये एआई तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है। कभी किसी का पुराना वीडियो उस पर चेहरा मेरा लगाया गया है। ये एआई तकनीक का कमाल है। मैंने इसके लिए एफआईआर भी दर्ज करा दी है, जांच चल रही है। जिन लोगों ने ये घिनौना कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। मैंने ये पुलिस से भी पूछा है तो पता चला है कि विवेचना ठीक रास्ते पे चल रही है, जल्दी ही वो गिरफ्त में आएंगे। फर्जी वीडियो के आधार पर कौन इस्तीफा देता है या चुनाव लड़ने से मना करता है? कब तक वे निर्दोष साबित किए जाएंगे?
क्या नामांकन से पहले कर दिए जाएंगे या चुनाव हो जाने के बाद किए जाएंगे? वैसे उपेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया है, केवल अपना नाम वापस लिया है। अभी तो नामांकन नहीं हुआ, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। क्या इतने दिनों में मोदी सरकार इस वीडियो की सत्यता का पता नहीं लगा सकती, जिसके कारण उन्होंने निर्दोष साबित होने तक चुनाव लड़ने से मना कर दिया? या पार्टी का नेतृत्व उनकी इस दलील से संतुष्ट नहीं है? उपेंद्र सिंह रावत तो टिकट मिलने से पहले से ही तैयारी में लग गए थे। 6 फरवरी की यह तस्वीर है। उन्होंने खुद लिखा है कि टेस्टी बाइट रेस्टोरेंट के बगल में चुनाव कार्यालय का विधि विधान से पूजन कर और फीता काटकर श्री गणेश किया। इसमें सांसद महोदय कितने मनोयोग से दीवार पर भाजपा के चुनाव चिन्ह का चित्रण कर रहे हैं। तीसरी बार फिर मोदी सरकार यहां लिखा जाने वाला है। यहां वे भाजपा के अधिवेशन में बैठे हुए देखे जा सकते हैं, मनोयोग से सुनते हुए। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में एआई और डीप फेक से सावधान रहने को कहा। उनकी ही पार्टी के सांसद शिकार हो जाएं, यह तो ठीक बात नहीं। कम से कम झट से जांच कराकर पता देना चाहिए था कि सांसद महोदय झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत अपने इस सांसद का बचाव करना चाहिए था और पता लगाना चाहिए था। अमर उजाला की यह खबर बताती है कि जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, कथित वीडियो सामने आ गया। तो क्या पार्टी के भीतर किसी राष्ट्रभक्त का यह काम हो सकता है? उनका टिकट कट जाए, इसमें दूसरे दल के नेता को क्या दिलचस्पी हो सकती है? अगर दूसरे दल के नेता का काम होता तो चुनाव के दौरान वह इसका इस्तेमाल करता जब नामांकन हो जाता। उपेंद्र सिंह रावत ने गलत किया या उनके साथ गलत हुआ, यह देखने का काम किसका है मैं बताना नहीं चाहता। उपेंद्र सिंह रावत के ट्विटर हैंडल से यही पता चलता है कि वे बीजेपी के हर कार्यक्रम को मन से निभाते रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जनप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 109वें संस्करण को आज अपने लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी के मंडल व शक्ति केंद्र हरख में बूथ संख्या 265 पर देवतुल्य कार्यकर्ताओं व पार्टी पदाधिकारियों के साथ सुना। मन की बात कार्यक्रम सदैव ही हमें राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक सोच के साथ स्वयं की भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। तो देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुन रहे हैं। क्या उनके खिलाफ जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें किसी देवतुल्य कार्यकर्ता या पदाधिकारी का हाथ हो सकता है? जिस पीएम के मन की बात सुनकर सांसद जी प्रेरित हो रहे हैं, उस पीएम को उपेंद्र सिंह रावत का बचाव करना ही चाहिए। कम से कम इसे साबित तो कर दें कि वीडियो में एआई का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। 2024 के चुनाव में कथित रूप से एआई की शुरुआत हो गई है। इसके कारण बीजेपी के ही एक उम्मीदवार को टिकट मिलने के बाद मैदान से हटना पड़ा। मगर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भोजपुरी गानों के स्टार पवन सिंह का जो वीडियो निकला है उसमें एआई का कोई रोल नहीं, बल्कि एआई के आगमन से पहले ही पवन सिंह के ये गाने सुपरहिट हो चुके थे। लेकिन आपको एक कमाल की बात बता रहा हूं, एआई का इस्तेमाल कर पवन सिंह ने इतना सुंदर राम भजन बनाया है, अयोध्या में राम आ गए गाया है, उन्हें भी टिकट मिल गया मगर अपना नाम वापस लेना पड़ा। तो एक सांसद एआई का कथित रूप से शिकार हो गया, एक सांसद एआई का शानदार इस्तेमाल करने के बाद भी शिकार हो गया। ये हो क्या रहा है इस देश में, रवीश कुमार को समझ नहीं आ रहा है। 22 जनवरी का पवन सिंह का यह ट्वीट भक्तिमय नजर आ रहा है। वे प्रधानमंत्री जी का और प्रभु श्री राम जी का अयोध्या आगमन पर हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। लिख रहे हैं, हर राम भक्त का 500 वर्षों का सपना आज पूरा हो रहा है। पवन सिंह ने भी भजन लॉन्च कर दिया, राम आ गए। इस भजन को यूट्यूब पर 6 मिलियन व्यूज मिले हैं। भजन की शूटिंग काफी अच्छी है, तगड़ी है। बैकग्राउंड में राम मंदिर है और पवन सिंह गा रहे हैं। एआई की तकनीक का खूब इस्तेमाल हुआ है दृश्यों के निर्माण में और संयोजन में और प्रस्तुति में। पवन सिंह की आवाज बहुत अच्छी है। राम आ गए सुनकर आपको अच्छा लगेगा, मगर जो व्यक्ति राम आ गए इतना सुंदर तरीके से गा रहा है, उस व्यक्ति का टिकट इसलिए कट गया क्योंकि वो सौतीन बंगलिया गा रहा है। कई गानों के वीडियो बहुत अश्लील हैं। सबक यही है कि बंगाल की सौतनिया गाकर आप पावरफुल तो बन जाते हैं, पैसा भी आ जाता है, लोकप्रिय भी बन जाते हैं, मगर ऐसे गानों का अतीत उसी दिन दबोच लेता है जिस दिन आप शिखर पर पहुंचने वाले होते हैं।
टिकट मिलते ही पवन सिंह ने जिम में जश्न मनाया, यह पोस्टर जारी किया कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय महानुभावों का वंदन चंदन और अभिनंदन किया था। इस पोस्टर को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग कर दिया था। इस पोस्टर को भी 10 लाख व्यूज मिले हैं। हम तो चाहेंगे कि ये वाला हिस्सा आप आंख बंद करके देखें, क्योंकि पवन सिंह के गानों का थंबनेल दिखाने लायक नहीं है। आंखें बंद कर देखिए मगर कान खुला रखिए। एक गाने का बोल है, सवतीन बंगलिये से हसीना बंगाल के। 5 महीने पहले ही उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया, कलकतिया राजा। इस गाने को 134 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं, मतलब 1 बिलियन हुआ जी। जिस देश की इकॉनमी 5 ट्रिलियन नहीं हुई है, उस देश में ना देखे जाने लायक इन गानों को मिलियन ट्रिलियन व्यूज मिल रहे हैं। जैसे ही बीजेपी से टिकट मिलने की घोषणा हुई, तृणमूल कांग्रेस ने पवन सिंह के 2 गानों को ट्वीट करना शुरू कर दिया और इसे बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया कि इस भोजपुरी गायक ने अपने गानों में बंगाल और बंगाल की लड़कियों का अश्लील तरीके से चित्रण किया है, अपमान किया है। 9 महीने पहले पवन सिंह ने सवतीन बंगलिया से 16 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए। उनके ये सारे गाने ट्रेंड करने लग जाते थे। बस पवन सिंह ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। जिन गानों से वे सुपरस्टार बने, उन्हीं गानों के कारण उन्हें चुनावी मैदान से हटना पड़ा। पवन सिंह सियासत में आना तो चाहते थे, मगर बीजेपी ने उन्हें किनारे कर दूसरे दलों के लिए भी मुश्किल कर दिया कि पवन सिंह को सांसद बनाना अब आसान नहीं होगा, राज्यसभा से भी या लोकसभा से भी। आखिर बीजेपी ने टिकट ही क्यों दिया? ऐसा भी नहीं हो सकता कि पीछे के दरवाजे से उन्हें किसी ने टिकट दे दिया। जिस मीटिंग में उनका नाम तय हुआ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। मीडिया उनकी तारीफ कर रहा था कि कई घंटे से मीटिंग में हैं और उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं। ऐसे लड़ती है भाजपा, वैसे लड़ती है भाजपा, गाने लगा मीडिया। तब क्या उन्हें नहीं बताया गया होगा, यानी प्रधानमंत्री को, कि पवन सिंह के गाने किस प्रकार के होते हैं? उनकी पार्टी नारी की पूजा में विश्वास रखती है और पवन सिंह के गानों में नारी का चित्रण का क्या हाल है? Prime Minister Narendra Modi is anti-Bengali. He came here, he lectured on women power, Nari Shakti, and then gives a ticket to someone who has vilified Bengali women. That's the Modi ki guarantee. If you speak ill of Bengal, if you speak ill of women, we'll give you a ticket. They've released, imagine, a list right across the country and one name now crossed out, the people of Bengal won. यही मोदी की गारंटी है कि आपने ऐसा आदमी को टिकट दिया, पवन सिंह उसका नाम है, आसनसोल में, जो हमेशा बंगाली नारी को बदनाम केवल नहीं उसको अपमान किए हैं। तो इस तरीके के लोगों को टिकट देके बंगाली नारी को आपने जो है अपमान तो किया ही है, लेकिन मोदी की गारंटी यही है कि अगर आप बंगाल को बदनाम करें, बंगाल को छोटा दिखाएं, बुरा दिखाएं, तो आपको टिकट मिलेगा। अब ये दूसरी बात है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इतना प्रतिवाद हुआ कि आप मजबूर हो गए कि आज आप ये जो प्रत्याशी है पवन सिंह, वो कह रहे कि मुझे नहीं खड़े होना है, टिकट मैं नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन ये बात तो रह गई है सबके जहन में कि भाजपा ने अपने प्रत्याशियों में ऐसे लोगों को शामिल किया जो बंगाली नारी को अपमान करते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इस तरह से इसे मुद्दा बनाया कि चंद घंटों के भीतर बीजेपी को अपने इस लोकप्रिय उम्मीदवार को मैदान से हटाना पड़ा। हटाया भी इस तरह से गया जैसे लगे पवन सिंह का खुद का फैसला हो। कई लोगों का कहना है कि टिकट इसलिए कटा क्योंकि पवन सिंह ने बंगाल की अस्मिता को ठेस पहुंचाई। तो क्या पवन सिंह को बिहार के आरा से या भोजपुर से टिकट दिया जाता तो किसी अस्मिता को ठेस नहीं पहुंचती? उनके बाकी गाने क्या सात्विक हैं, भजन हैं? पवन का टिकट इसलिए कटा कि बंगाल के साथ साथ उसमें स्त्री का जो चित्रण है वो खराब है, अश्लील है। नारी अस्मिता का सवाल बंगाल या बिहार की अस्मिता से भी बड़ा सवाल होता है। उन गानों को गाने वाले पवन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बनकर अगर इस सेल्फी पॉइंट पर आते और सेल्फी खिंचाते तो कैसा लगता? यह सेल्फी पॉइंट पुस्तक मेले में लगाया गया था। देश ने किया नारी शक्ति को वंदन। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण, इसके फैसले का यहां है विज्ञापन।
दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन पर भी नारी वंदन का सेल्फी पॉइंट लगा है। बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। कांग्रेस ने इनकी तस्वीरें ट्वीट करते हुए कहा है, किसानों की हत्या, महिलाओं पर अत्याचार, यही है मोदी का असली परिवार। जाहिर है पवन सिंह के कई गानों का आप किसी भी तरीके से बचाव नहीं कर सकते। उसमें केवल बंगाली अस्मिता का अपमान नहीं है, नारी अस्मिता का अपमान नहीं है, हर तरह की संवेदनशीलता का अपमान है। पवन सिंह 6 साल पहले भाजपा में शामिल हो गए, इस वक्त भी बीजेपी में हैं। बीजेपी के महासचिव उस वक्त अरुण सिंह, भूपेंद्र यादव, भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष नित्यानंद राय ने पवन सिंह को बीजेपी में शामिल कराया था। तब पवन सिंह ने कहा था कि चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूं। तमाम पोस्टर पवन सिंह के ट्विटर हैंडल से लिए गए हैं। इन पोस्टरों से पता चलता है कि वे बीजेपी में रचे बसे हुए व्यक्ति हैं, कार्यकर्ता हैं। पवन सिंह जब उम्मीदवार बनने लायक नहीं हैं, तब पार्टी बताए कि वे बीजेपी में क्यों हैं। अगर बीजेपी में बने रहने लायक हैं तो आसनसोल से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। सितंबर 2023 में पवन सिंह ने एक गाना गाया, ये देश दीवाना है मोदी का। यूट्यूब पर इस गाने को 6 मिलियन व्यूज मिले हैं। क्या बीजेपी को नजर नहीं आया उनकी पार्टी का यह नेता मोदी का दीवाना और राम भजन भी तो गा रहा था। मगर भोजपुरी गायकों को सोचना ही होगा, जिन गानों की वजह से वे असल में स्टार हुए, सुपरस्टार बने, उन पर कभी ना कभी लोगों की नजर तो पड़नी ही थी। रवि किशन, मनोज तिवारी के बाद पवन सिंह भाजपा में शामिल हुए थे। दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ हिंदुस्तानी भी आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं। अगर पवन सिंह लड़कर जीत जाते तो 4 भोजपुरी गायक बीजेपी से सांसद हो जाते। अफसोस 3 सांसद बन गए, मगर फंस गए पवन सिंह। अपने जिन गानों के कारण वे बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हीं गानों के कारण उनका टिकट मिलकर भी हाथ से निकल गया। तकनीकी रूप से कटना सही ना भी हो, लेकिन मिलने के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस तो ली ही। रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ सोच रहे होंगे कि उनके गाने भी तो ऐसे ही रहे हैं। रवि किशन की फिल्मों का एक गाना है, लहंगा उठा दे रिमोट से, 8 नवंबर 2012 को यूट्यूब पर अपलोड हुआ है। इसे 10 मिलियन व्यूज मिले हैं, मगर यह टी सीरीज का प्रोडक्शन है, फिल्म का गाना है। रवि किशन की फिल्मों के गाने पवन सिंह के गानों से अलग नहीं हैं। आजकल रवि किशन इस तरह के गाने नहीं गाते, गाने गाते हैं मगर राजनीतिक गाना गाते हैं। रवि किशन को कांग्रेस ने भी उम्मीदवार बनाया था मगर हार गए। फिर रवि किशन बीजेपी में चले गए, गोरखपुर से सांसद बन गए। कुछ गानों के बोल सुनाने की हिम्मत मुझे भी नहीं। निरहुआ सटल रहे गाने को 3 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। दिनेश लाल यादव को ही निरहुआ कहा जाता है, जो अब आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं। मनोज तिवारी के गाने के बोल भी पवन सिंह को टक्कर देते हैं। इन्हीं गानों ने मनोज तिवारी को सुपरस्टार बनाया, आर्थिक रूप से संपन्न किया, जिसके बूते वे राजनीति में सफल हुए और सांसद भी बने। इन दिनों रवि किशन, मनोज तिवारी के गाने राजनीतिक नजर आते हैं, भजन भी गाने लगे हैं। भजन तो पवन सिंह भी गा रहे थे, राजनीतिक भी गा रहे थे, मोदी का दीवाना, मगर पुराने गानों की वजह से उनका पत्ता साफ हो गया। हालत यह है कि इन्हीं गानों की बदौलत सांसद बने रवि किशन, दिनेश यादव, मनोज तिवारी ने पवन सिंह का बचाव नहीं किया। करते तो उनके गानों की भी बातें होने लग जाती। दिनेश लाल यादव ने अपने ट्विटर पर लिख दिया है, मोदी का परिवार। मनोज तिवारी ने भी लिख दिया है, मोदी का परिवार। रवि किशन ने भी लिख दिया है, मोदी का परिवार। मोदी का परिवार कितना बड़ा है, इसमें रवि किशन, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी सब हैं, मगर पवन सिंह अकेले परिवार से बाहर हो गए। पवन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर मोदी का परिवार नहीं लिखा है। हमने उनका स्क्रीनशॉट शाम 5:30 बजे लिया, तब तक तो मोदी का परिवार नहीं लिखा था। गौर करने की बात यह है कि भोजपुरी अस्मिता की बात करने वाले भोजपुरी भाषी 3 सांसद भोजपुरी के गायक का बचाव नहीं कर सके। सबको अपना अपना अतीत मालूम है और भविष्य और वर्तमान की चिंता है। मोदी लहर की आड़ में, राष्ट्रवाद और धर्म की आड़ में न जाने कितने ऐसे बच गए, छिप गए। बीजेपी ने ईडी लगाकर विपक्ष के कितने नेताओं को धर लिया, मगर उनका एक उम्मीदवार चंद गानों से धरा गया, मैदान से हटना पड़ा। उपेंद्र सिंह रावत भी इसी तरह के मामले में मैदान से हटे हैं। आप भी चाहें तो अपने ट्विटर पर शान से मोदी का परिवार लिख सकते हैं। बस पता कर लीजिए
पवन सिंह और उपेंद्र सिंह रावत जैसे लोग और कितने हैं, कहां कहां हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।